बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आज ये लास्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया, फॉर एग्जांपल यहां पर मॉलिक्यूल दे दिया और फिर पूछ लिया इसमें कि कितने यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ऐसा आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया और पूछा इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो सबसे पहला हमको काम करना पड़ेगा कि गिवन मॉलिक्यूल में कितने ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे कितने साइड्स हैं जहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। जैसे अगर हम इसको देखें तो यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, इससे एक इधर कार्बन अटैच है, इधर एक हाइड्रोजन अटैच है। फिर इस कार्बन को देखते हैं तो यहाँ एक कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन है, मतलब इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो यहाँ पर Gi पॉसिबल हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं तो यहाँ से एक तरफ कार्बन है और एक तरफ हाइड्रोजन, यहाँ से देखते हैं एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन, तो इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग भी Gi पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर चेक करेंगे तो इस कार्बन से यहाँ पर एक कार्बन अटैच है, इधर एक हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ चलते इधर एक कार्बन इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ से शो हो जाएगा, यहाँ शो हो जाएगा। तो 1 2 3 4 कितने टोटल सेंटर हुए यहाँ पर Gi के 4। जनरलाइज करके बोलूं कि मान लो किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले सेंटर्स का नंबर है n। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले सेंटर्स कितने हैं टोटल n। तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का टोटल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही बात हमको सीखना है। क्लियर हुआ? तो चलिए यहां पर हमारे पास जो केसेस बनेंगे, दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस बनेगा कि गिवन मॉलिक्यूल कैसा हो, एसिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो इस केस में बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। दूसरा केस बनेगा कि मान लीजिए कि गिवन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो। सेकेंड केस, गिवन मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। तो उस केस में क्या होगा, यहां पर हमारे पास Gi के लिए दो अलग अलग केसेस मिलेंगे। एक होगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n बाई 2 माइनस 1। और दूसरा केस होगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n माइनस 1 बाई 2। अब होता क्या है, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला देख के बच्चे घबरा जाते हैं। पहले मैं बोल दूं, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने यहां पर इसको लिखा, ये वैलिड होगा जब n का वैल्यू इवन नंबर हो, और ये वाला फॉर्मूला जो इधर मैंने लिखा है ये तब वैलिड होगा जब n का वैल्यू ऑड नंबर हो। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर मेन बात होता है इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना, इस फॉर्मूले को समझना। ज्यादातर क्या होता है, हम इसको रट्टा मारते हैं और इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला देख करके घबरा जाते हैं। एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा क्या लिख देंगे, Gi का नंबर 2 पावर n। तकलीफ होने वाला है, दिक्कत होने वाला है जब गिवन मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। जरा ध्यान से समझिएगा, दोनों फॉर्मूले को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1 दोनों में कॉमन है। 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1 दोनों में है। फिर उसके बाद प्लस प्लस दोनों में कॉमन है। फिर इधर जरा ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा गया 2 पावर n बाई 2 माइनस 1, 2 का पावर है n बाई 2 माइनस 1, और इधर है 2 का पावर n माइनस 1 बाई 2। इसको मैं ऐसे बोलता हूं, एक पॉसिबिलिटी है कि आप क्या करिए, पहले n को 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर -1 कर दीजिए। n को आप
2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 1 से माइनस करिए। और दूसरी पॉसिबिलिटी है पहले n को 1 से माइनस कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड करिए। सुनेगा ध्यान से, याद करने का तरीका सिखा रहा हूं, कंसेप्ट सिखा रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े। मैंने क्या बोला, मेरे पास 2 चॉइस है। एक चॉइस है कि मैं क्या करूं, 2 से पहले डिवाइड कर दूं, फिर 1 से माइनस कर दूं। पहले 2 से डिवाइड करूं और फिर बाद में 1 से माइनस करूं। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पहले 1 से माइनस कर दूं और फिर 2 से डिवाइड कर दूं। दोनों पॉसिबिलिटी ध्यान सुनिएगा। एक पॉसिबिलिटी है पहले 2 से डिवाइड करें फिर 1 से माइनस करें। दूसरी पॉसिबिलिटी है पहले 1 से माइनस करें फिर 2 से डिवाइड करें। क्लियर हुआ? अब बात आता है कि दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है। समझिएगा ध्यान से। हम चाहते हैं कि 2 के ऊपर जो पावर बैठे वो एक इंटीजर हो, फ्रैक्शनल ना हो। इंटीजर मतलब क्या हो, यहां पर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, चलेगा। यहां पर क्या नहीं आए, 1.5, 2.5, 3.2, ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आए। हम ऐसा चाहते हैं। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला डिजाइन करना है। चलिए, तो मैं यहां पर थोड़ा देर के लिए पूरी कहानी को हटा देता हूं। हम लोग कंसेप्चुअली सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक, मैंने क्या बोला आपको, 2 के ऊपर जो भी पावर आए वो एक इंटीजर होना चाहिए। 2 के ऊपर जो भी पावर लिखेंगे वो इंटीजर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए, हमारे पास मान लीजिए कि एक ऑड नंबर, हमारे पास एक ऑड नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3। इस 3 को मैं पहले 2 से डिवाइड कर दूं और फिर 1 से माइनस कर दूं, तो 3/2 कितना हुआ, 1.5 माइनस 1 कितना हो गया, 0.5। फ्रैक्शनल हो गया, नहीं चलेगा। मान लीजिए हमारे पास एक ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल 3 ही है, ऑड नंबर है 3। इसको 1 से माइनस कर दूं फिर 2 से डिवाइड करूं, तो 3 - 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 1। 3 - 1 कितना, 2, 2/2 कितना, 1। ये चलेगा। कुछ समझ में आया क्या? हमें क्या चाहिए वो उस पर सोचिए। हमें चाहिए 2 का पावर जो भी रहेगा वो इंटीजर होगा, वो इंटीजर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ बात इतना? अब हमको खुद से सोचना है कि मेरे पास एक ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल 3। मेरे पास चॉइस क्या है, मेरे पास 2 चॉइस है। दोनों चॉइस फिर से रिपीट करता हूं। एक चॉइस है कि गिवन नंबर n को पहले 2 से डिवाइड करूं फिर उसमें से 1 माइनस करूं। दूसरा चॉइस है गिवन नंबर को में से पहले 1 को माइनस कर दूं फिर 2 से डिवाइड करूं। क्लियर हुआ? पहले 2 से डिवाइड करो फिर -1 करो, एक चॉइस। पहले -1 करो फिर 2 से डिवाइड करो, सेकेंड चॉइस। बात आता है कौन सा चॉइस सेलेक्ट करना है। वही खेल तो सीखना है, यही खेल तो सीखना है, रटना नहीं है। तो चलिए फिर से बात करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास एक n का वैल्यू है, मान लो 5। इवन नंबर और ऑड नंबर, ऑड नंबर। एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा फॉर्मूला लगाना था, तो कोई टेंशन नहीं। अपने पास चॉइस क्या है, एक चॉइस है इस 5 को पहले मैं 2 से डिवाइड करूं फिर -1 कर दूं। दूसरा चॉइस है कि इस 5 में से 1 माइनस कर दूं फिर 2 से डिवाइड कर दूं। 5/2 2.5, 2.5 - 1 1.5। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इधर 5 - 1 4, 4/2 कितना, 2। ये चलेगा। इवन इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। इसी बात से पूरी कहानी क्लियर हो जाती है कि अगर हमारे पास एक ऑड नंबर है, अगर हमारे पास एक ऑड नंबर है और अगर एक ऑड नंबर को जैसे कि 3, 5, 7, 9 को मैं 2 से डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा तो मुझे फ्रैक्शन मिलेगा, जैसे 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। और अगर इसको फिर वापस 1 से माइनस करूंगा तो रहेगा तो फ्रैक्शन ही ना। मतलब अगर ऑड नंबर होगा तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए। करेंगे क्या फिर? पहले उसमें से 1 माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 है, 1 माइनस करो 2 आ जाएगा। 5 है, 1 माइनस करो 4 हो जाएगा। 7 है, 1 माइनस करो 6 हो जाएगा। दिख क्या रहा है कि अगर एक ऑड नंबर में 1 माइनस कर देता हूं तो इवन नंबर बन जाएगा। ऑड नंबर में से 1 माइनस कर दूंगा, इवन नंबर बन जाएगा। ऑड नंबर में से 1 माइनस कर दूंगा, इवन नंबर बन जाएगा। मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं।
गिवन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, गिवन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो हमारे पास दो केसेस आएंगे। एक केस होगा कि n का वैल्यू इवन हो, एक केस होगा n का वैल्यू ऑड हो। मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर, एक केस n को पहले 2 से डिवाइड करो फिर -1 करो। दूसरा केस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1 दोनों तरफ है प्लस 2 पावर गिवन नंबर n को 1 से पहले माइनस करो फिर 2 से डिवाइड करो। यहां 2 से डिवाइड करके -1 किया, यहां -1 करके 2 से डिवाइड किया। ठीक है, दोनों को ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब आप खुद डिसाइड करेंगे, इवन नंबर डिवाइड बाई 2 इंटीजर आएगा, मान लो 4/2 2 आएगा, मतलब यहां पर n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इधर देखिए ऑड नंबर मान लो 5 है, -1 4 इवन नंबर हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटीजर आ गया, तो यहां पर n का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो अगर इवन नंबर है तो ये फॉर्मूला, ऑड नंबर है तो ये फॉर्मूला। कब? सिमेट्रिकल के केस में। और अगर एसिमेट्रिकल है तो इवन रहने दो या ऑड रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला 2 पावर n ही रहेगा। और ये जो फॉर्मूला लिखा है इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली दिखता है आपको, आराम से आप समझ सकते हैं, कंसेप्चुअली देख सकते हैं इसको। ठीक है ना? तो कभी कंफ्यूजन हो तो जो मैंने लॉजिक सिखाया उससे चले जाइएगा। क्या चले जाइएगा, समझ में आ गया होगा। ऑड नंबर है, क्या करना है आपको, खुद सोचिए कि अच्छा मेरे पास एक ऑड नंबर है, मान लो 5 है, मैंने डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दिया तो 2.5 आ गया, और फिर उसमें से 1 माइनस किया तो 1.5 हो गया। इंटीजर तो नहीं आया, फ्रैक्शन हो गया, नहीं चलेगा। फिर दूसरा तरीका, अच्छा 5 है मेरे पास, उसमें से 1 माइनस कर दो, 5 माइनस 1 4 हुआ, 4/2 2 आ गया, चलेगा। मतलब क्या करना है, ऑड नंबर के केस में n-1 करना है, पहले -1 करना है फिर 2 से डिवाइड करना है ऑड नंबर के केस में, और जबकि इवन नंबर के केस में पहले 2 से डिवाइड कर देना फिर -1 करना है। बस इतना सिंपल सी लॉजिक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा मॉलिक्यूल दिया गया, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C2H5। तो पहले तो फाइंड आउट करिए ऐसे कितने सेंटर है जहां पर GI हो सकता है। जरा इसको देखिए, इस कार्बन से एक CH3 अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन को देखिए एक हाइड्रोजन अटैच है और एक बड़ा सा ग्रुप अटैच है, मतलब इस सेंटर से GI पॉसिबल है। फिर इधर आ जाते हैं, यहां पर देखिए इस कार्बन से, देखिए इस कार्बन को देखिए ध्यान से, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है और एक ही बड़ा सा ग्रुप अटैच है। दूसरी तरफ इस कार्बन को देखिए, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है और C2H5 अटैच है, मतलब इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट, और डबल बॉन्ड के लॉन्ग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। हमको चाहिए क्या होता है GI के लिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और जो सेंटर है उसके टर्मिनल्स हैं वहां पर डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इस कार्बन से एक बड़ा सा ग्रुप और हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और इथाइल, डिफरेंट ग्रुप से यहाँ GI हो जाएगा। तो इस सेंटर पर GI हो जाएगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, GI कब होगा कब नहीं होगा ये पहचानना। तो इस पर हमको क्या पता चल रहा है भाई, n का वैल्यू कितना हो गया, 2 सेंटर है, n का वैल्यू हो गया 2, n का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, अब अगली बात आती है कि मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। जरा ध्यान से देखिए, यहां से इधर चलिए, सेंटर से इधर चलिए, CH डबल बॉन्ड CH CH3, देखिए यहां सेंटर चलिए, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, उधर चलिए CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5, इधर आपको CH3 दिख रहा है, इधर C2H5 दिख रहा है। मॉलिक्यूल कैसा है, एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक है, n का वैल्यू 2 है और मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, तो टोटल GI कितने होंगे, तो आंसर है सर 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। यहां पर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 4। कई बार दिमाग में आता है सर 4 कैसे होंगे, तो वो भी अपन यहां पर देख लेते हैं।
ठीक है, यहां पर हमने देख लिया कि 4 होंगे। कैसे होंगे 4 इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये वाला ई हो और ये वाला भी ई हो, एक पॉसिबिलिटी, दोनों ई हो। दूसरी पॉसिबिलिटी दोनों जेड हो। तीसरी पॉसिबिलिटी एक ई हो दूसरा जेड हो। और लास्ट पॉसिबिलिटी एक जेड हो और दूसरा ई हो। चूंकि एसिमेट्रिकल है तो एक ई दूसरा जेड, पहला जेड दूसरा ई, ये चलेगा। सिमेट्रिकल होता तो फिर हो सकता है कि इसमें से हम लोग इवन आगे देखेंगे तो दूसरे को इग्नोर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ बात इतना? तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर इसको बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2, इसको बोल देता हूँ 3 और इसको बोल देता हूँ 4। क्लियर हुआ? यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज एक साथ मैंने लिख दिया। चलिए अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस सेंटर से GI पॉसिबल है, इस सेंटर से GI पॉसिबल है। तो N का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिक। मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिक। भाई देखिए ध्यान से, सेंटर से इधर चलिए CH CH CH3, उधर चलिए CH CH CH3, सिमेट्रिक कंडीशन है। तो फिर देखना पड़ेगा भैया n का वैल्यू कैसा है, इवन या ऑड। तो भाई पता ही है ना कि n का वैल्यू 2 है जो कि इवन नंबर है। अब बताइए क्या फॉर्मूला लगाएंगे GI के लिए? तो टोटल GI इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। तो 2 माइनस 1 तो आप पहले ही लगा देंगे। इसके बाद का मेन खेल है। ठीक है, 2 पावर n माइनस 1 तो लगा लिया। अब 2 पावर क्या करें? पहले 2 से डिवाइड करें फिर -1 करें, या पहले -1 करें फिर 2 से डिवाइड करें? मतलब पहले n/2 करें फिर -1 करें, या पहले n-1 कर ले फिर 2 करें? सर ये इवन नंबर है ना, तो अगर इवन नंबर है तो 2/2 इंटीजर आएगा, डायरेक्टली 2 से डिवाइड करो। क्लियर हुआ? चलिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले इस 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे फिर -1 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 2 पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 2 पावर 2/2 1 1 माइनस 1 0। तो 2 पावर 1 कितना? 2 और 2 पावर 0 कितना? 1। तो टोटल कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया यहाँ पर? 3। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए यहाँ पर 3। ये तो हो गया कैलकुलेशन। बात आया कि कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर इस सेंटर से और इस सेंटर से पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं। यहां पर एक ई हो दूसरा ई हो, पहला जेड हो दूसरा ई हो, सॉरी दूसरा जेड हो, मतलब दोनों ई हो दोनों जेड हो। एक पहला ई दूसरा जेड, पहला जेड दूसरा ई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इधर देखो, इधर से चलता हूं तो यहां से ई मिलेगा, इधर जेड मिलेगा। उधर से चलता हूं, देखो मान लो इधर से चलता हूं CH3 CH, उधर चलता हूं तो CH3 CH, सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो EZ हो इधर से चलते टाइम और उधर से चलते टाइम EZ हो, सेम ही है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन है। भाई देखो EZ है, इधर से चला EZ, देखो CH3 E सिंगल बॉन्ड Z CH3, इधर से चलूं इस वाले केस में, इस वाले में CH3 E सिंगल बॉन्ड Z सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब क्या हो गया यहां पर? कहानी क्या है, काम की बात क्या है कि यहां पर ये दोनों एक ही पॉसिबिलिटी में काउंट होंगे, बिकॉज ये दोनों क्या है? सेम है। ये दोनों क्या है? सेम है, आइडेंटिकल है, तो एक ही पॉसिबिलिटी में काउंट होंगे 3। कितने केसेस हो गए? 3। EE ZZ EZ और ZE एक ही बात है। क्लियर हुआ? इसलिए 1 2 3। जबकि पीछे वाले केस में क्या था? पीछे वाले केस में क्या था? एसिमेट्रिकल कंडीशन थी, इधर से जाएंगे और उधर से आएंगे तो सेम नहीं मिलेगा, इसलिए इधर EZ और ZE अलग अलग। जबकि इस वाले केस में सिमेट्रिकल कंडीशन है, इधर से जाओगे और उधर से आओगे
तो EZ इधर से ज्यादा टाइम EZ मिले और उधर से ज्यादा टाइम EZ मिले, एक ही बात हो जाएगी। इसलिए यहां पर ये दोनों एक सिंगल पॉसिबिलिटी में काउंट हो गया। कह सकते हैं इसी एक को उड़ा दो। तो मान लो यहां पर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक को हटा दिया और एक को कंसीडर कर लिया, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, जैसे मान लीजिए ऐसा एग्जांपल दे दिया, बहुत से बच्चों की आदत क्या होती है कि वो डबल बॉन्ड काउंट करते हैं। डबल बॉन्ड काउंट करते हैं मतलब अच्छा एक डबल बॉन्ड यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। अच्छा n का वैल्यू हो गया 4, n का वैल्यू हो गया। ज्यादातर बच्चों का क्या आदत होती है कि n इज इक्वल टू 4 हो गया, गिवन मॉलिक्यूल तो एसिमेट्रिक ही है, एसिमेट्रिक है, चलो 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, इतने ज्योमेट्रिकल GI इज इक्वल टू 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। ऐसा बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक। क्या गलती करते हैं कि सिर्फ डबल बॉन्ड का काउंट करते हैं। नहीं नहीं, डबल बॉन्ड से मतलब नहीं हमको मतलब है कितने ऐसे सेंटर हैं डबल बॉन्ड के जहां पर GI हो सकता है। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, कंसेप्ट को सीखिएगा। जरा इस कार्बन को देखिए, इससे यहां पर क्या अटैच, हाइड्रोजन। जरा इस कार्बन को देखिएगा, इससे क्या अटैच है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये दोनों सेम सेम हो गए ना। क्या इस सेंटर पर GI आएगा? सर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं, अंडरस्टूड है, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने को सॉल्व करने के लिए जगह भी मिलेगा। मैं वापस से लिखता हूं, तो गलती नहीं करना है अपने को। डबल बॉन्ड काउंटिंग से मतलब नहीं हमको यहां पर, हमको मतलब है यहां पर ऐसे सेंटर ढूंढना जहां GI हो सकता है कि नहीं। जैसे इसको देखा हमने, यहां पर दोनों क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप सेम हो गए, GI नहीं हो सकता। यहां पर इस डबल बॉन्ड पर GI नहीं हो सकता। इधर देखो, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है। इधर आ जाओ, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, मतलब इस कार्बन से अटैच्ड, इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट, और डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इस सेंटर पर GI हो जाएगा। इधर आ जाओ, यहां पर इससे इधर कार्बन अटैच है, इधर हाइड्रोजन अटैच, इधर यहां कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, तो यहां पर इस सेंटर पर GI हो जाएगा। भाई इस कार्बन से दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस कार्बन से दोनों ग्रुप डिफरेंट, और डबल बॉन्ड के अलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, GI हो जाएगा। इसी तरीके से इधर आ जाते हैं, तो यहां पर इस कार्बन से, यहां इस देखो, इस कार्बन से यहां एक कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन है। मैं दिखा देता हूं, ध्यान से देखो, यहां एक कार्बन हो गया, इस कार्बन से एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। जरा ध्यान से देखो, इस कार्बन से इधर कार्बन और हाइड्रोजन, या फिर कहीं इस कार्बन से कि बड़ा सा ग्रुप और ये हाइड्रोजन, इस कार्बन से यहां पर इथाइल और हाइड्रोजन, मतलब इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट, और इस डबल बॉन्ड के अलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये सारी कंडीशंस क्या बताती हैं? ये सारी कंडीशंस ये बताती हैं कि यहां पर इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI हो जाएगा। इधर भी GI हो गया। तो एक्चुअल में कितने ऐसे सेंटर हैं जो GI शो कर रहे हैं? सर 1 2 3, ये नहीं शो कर रहा है। तो यहां पर n का वैल्यू कितना हो गया? 3। मॉलिक्यूल को पहले देखो, सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक, किसी को भी दिख जाएगा क्लियरली एसिमेट्रिक है। कैसे? यहां टर्मिनल देखो, यहां CH2 CH3 है, यहां पर CH3 है, और जबकि इधर देखो डबल बॉन्ड है और CH2 है, यहां CH2 है, और यहां लास्ट में इसको देखो, इस कार्बन को देखोगे, ये CH2 है, CH2, और यहां अगर देखोगे तो क्या है? CH3, यहां CH3, यहां CH2, दोनों डिफरेंट है, ऑब्वियस है, ये एसिमेट्रिक ही है। ठीक है, ये तो क्लियरली दिख जाता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं।
तो यहां पर मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2 पावर 3। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू 8। आंसर आ गया। कैसे होंगे वो भी समझ सकते। 3 यहां पर सेंटर है, तो हो सकता है कि तीनों यहां पर ई ई ई हो, ऐसे में जगह कम पड़ जाएगा। तो मैं सिंपल तरीके से लिख देता हूं। एक हो सकता है कि तीनों क्या रहे, ई हो। दूसरा हो सकता है कि एक ई हो, 2 जेड हो। तीसरा हो सकता है कि 2 ई हो और 1 जेड हो। ये हो गया ई ई ई, ई जेड जेड, ई ई जेड। अब जेड के साथ लिखिए, तो हो सकता है क्या, जेड 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 हो, जेड ई ई हो और जेड जेड ई हो। ये हो गया ई ई ई, ई जेड जेड, ई ई जेड, फिर जेड जेड जेड, जेड ई ई, जेड जेड ई। ये हो गया। फिर क्या हो सकता है, ई जेड ई हो और क्या हो सकता है, जेड ई जेड हो, ई जेड ई, जेड ई जेड। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर सिमेट्रिकल होता तो कुछ इससे हटा दिए जाते। कौन हटते वो भी समझ सकते हो। मान लो सिमेट्रिकल होता, थोड़ी देर के लिए ज्यूम करो कि सिमेट्रिकल होता, तो क्या होता। जरा ध्यान से देखो, इधर से चलो ई जेड जेड, 2 1 नंबर को देखो लेफ्ट से राइट चलो ई जेड जेड, 6 नंबर को राइट से लेफ्ट चलो ई जेड जेड। तो 2 और 6 ई जेड जेड, इधर से लेफ्ट टू राइट ई जेड जेड, राइट टू लेफ्ट ई जेड जेड। 2 6 में से कोई एक काउंट होता। 3 को देखो लेफ्ट से चलो डबल ई, ई ई जेड। 5 को देखो ई ई जेड, उल्टा चलना है, राइट टू लेफ्ट ई ई जेड। 5 को इधर से देखो इस तरफ से, तो ई ई जेड। और 3rd को इधर से चलो ई ई जेड। 3 5 में से कोई एक ही होता, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ केसेस हट जाते हैं। तो अगर सिमेट्रिकल होता तो, लेकिन ये एसिमेट्रिकल तो सारे केसेस काउंट होंगे। तो यहां पर हो गया एक एग्जांपल। तो यहां पर इस एग्जांपल का पर्पस क्या था, आपको ये सिखाना कि ध्यान रखिएगा कि हमको डबल बॉन्ड के काउंटिंग से मतलब नहीं, हमको उन सेंटर से मतलब है जहां से जीआई हो सकता है। क्लियर हुआ बात इतना। चलिए अगला एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। जरा ध्यान से देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH3। पहले तो सोचिए कि कहां कहां पर जीआई हो सकता है। इस कार्बन से CH3 और H अटैच है, इस कार्बन से H और बड़ा सा ग्रुप अटैच है, मतलब दोनों, इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट, मतलब हाइड्रोजन और ये बड़ा सा ग्रुप ये दोनों डिफरेंट, इस कार्बन से हाइड्रोजन और CH3 दोनों डिफरेंट, और डबल बॉन्ड का रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहां पर जीआई हो जाएगा। फिर इधर देखो, इस कार्बन से ये वाला कार्बन हाईलाइट कर देता हूं, इस कार्बन से एक ये बड़ा सा ग्रुप और एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक ये बड़ा सा ग्रुप और हाइड्रोजन, डिफरेंट ग्रुप्स है, डबल बॉन्ड का रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जीआई हो जाएगा। इसी तरीके से चेक करेंगे तो यहां पर भी जीआई हो जाएगा। तो जीआई शो करने सभी यहां पर सेंटर कितने हो गए, 3 हो गए। n का वैल्यू हो गया 3। बहुत बढ़िया बात है। मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। तो देखते हैं। 3 बॉन्ड इधर चलो, CH3 CH3 हो गया, CH फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH2, फिर CH डबल बॉन्ड, सिमेट्रिकल है।
इस पॉइंट से या इस पोजीशन से आप चलना चालू करिए, इधर चलिए, CH मिला, गए तो CH मिला, फिर और उधर गए CH2 मिला, इधर आए CH2 मिला, फिर इधर गए CH मिला, फिर डबल बॉन्ड मिला, फिर CH मिला, फिर CH3 मिला। फिर से दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट से चलना चालू करिए दोनों तरफ, इधर चलिए, CH, यहां चलिए, CH हो गया, CH हो गया, फिर CH2, फिर CH डबल बॉन्ड, CH CH3, उधर चलिएगा, CH CH2 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। मतलब इधर चलने पर जो मिला सेम वही उधर भी मिला, मतलब यहां पर सिमेट्रिक हो गया, यहां पर ये सिमेट्रिक हो गया। n का वैल्यू क्या है? ऑड है, खुद दिमाग लगाइए। GI का वैल्यू पहले तो इतना लिख दीजिए, 2 पावर 3 माइनस 1, 2 पावर 3 माइनस 1 तो होगा, प्लस 2 पावर n माइनस 1 तो होगा ही। अब क्या करना है, इस 3 को 2 से डिवाइड करके -1 करें, या 3 में से -1 करके 2 से डिवाइड करें। अपने पास दो ही कहानी है, 2 से डिवाइड करके -1 करेंगे, या फिर -1 करके 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं। 3/2 1.5 हो गया, फ्रैक्शनल आगे छोड़ दो, नहीं करना, तो यही बचा अपने पास। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 - 1/2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 पावर 2, 3 - 1 2 आ जाएगा, तो 2 पावर 2 कितना 4, और 3 - 1 2, 2/2 कितना 1, तो 2 पावर 1, यहाँ पर आ गया 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1, तो कितना आ गया, 2 पावर 2 4 प्लस 2 6। सीधा आंसर लिखता हूँ, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, 6। कैसे हुए वो अभी हमने देखा था, एक बार फिर से बोल देता हूँ। क्या हो सकता है, 3 है टोटल, EEZ, सॉरी, क्या हो सकता है, तीनों E हो, ट्रिपल E, फिर हो सकता है EEZ, फिर हो सकता है EZZ, फिर क्या हो सकता है, ZZZ, Z ZE, ZEE, ZEE के बाद ZEE, फिर क्या हो सकता है, ZE और ZEZ। ये सारे केसेस हो गए, यह सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, यहां पर मैंने सारे पॉसिबिलिटीज लिख दिए। इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है जो कॉमन है, उसको हटा देंगे अपन। देखिए EEZ, इधर से चलो EEZ और उधर से चलो EZ, तो 2 है यहाँ पर, 2 में इसको एक ही काउंट होगा, तो मान लो इसको हटा दिया मैंने, ये नहीं काउंट होगा। EZZ, इधर से चलूं EZZ, इधर से चलूं तो EZZ, और इसमें भी इधर से चलूं, उल्टा चलूं तो EZZ दिखेगा, सिमेट्रिकल है तो ये वाला भी हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 केसेस हट जाएंगे, तो हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिख देता हूं 1 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6। टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। 6 आंसर भी आया था, लॉजिकल बात है, कोई खतरनाक बात नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की काउंटिंग कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए कुछ और अलग केसेस होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, कुछ अलग केसेस भी होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, उनकी बात करते हैं। जैसे आपसे किसी ने बोल दिया, क्वेश्चन देखिएगा, साइक्लोप्रोपेन लिया, साइक्लोप्रोपेन के 1 2 और 3 पोजीशन पर एक क्लोरीन लगा दिया, यहां एक क्लोरीन, यहां एक क्लोरीन, यहां एक क्लोरीन, 1 2 3 पोजीशन पर, और फिर पूछा कि इसमें टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है।
तो बहुत ही सिंपल होता है ये क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आए तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। बट होता क्या है कि बच्चे घबरा जाते हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया। आप लॉजिक से सोचिए, मेरे पास 3 क्लोरीन है, तो क्या हो सकता है, तीनों क्लोरीन अप हो, वेज पे हो। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि ये sp3 हाइब्रिड एटम है, ये 2 बॉन्ड मैंने बनाए बोर्ड के प्लेन में। अब एक एटम बोर्ड के प्लेन से ऊपर होगा और एक अंदर होगा, तो ऊपर जो आ रहा है उसको हम वेज में दिखाते हैं, और जो अंदर जा रहा होता है उसको डैश लाइन से दिखाते हैं। ये आपको पहले से पता है भैया, ये sp3 कार्बन सेंटर है। अगर ये दोनों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है तो फिर ये बॉन्ड कहाँ होगा, एक बॉन्ड बोर्ड के प्लेन से बाहर होगा और एक बॉन्ड बोर्ड के प्लेन से अंदर होगा, ये हम पहले से जानते हैं। तो जो बाहर की तरफ आ रहा होगा उसको वेज से, ये वेज हो गया, वेज लाइन, और जो अंदर की तरफ जा रहा होगा उसको डैश लाइन से डिनोट करते हैं। मतलब दिस बॉन्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर हैं, आप देख रहे हैं, और ये बॉन्ड के लिए बोलेंगे दिस बॉन्ड इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और हम ऑब्जर्वर हैं, ऐसे देख रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान समझिएगा, तीनों क्लोरीन ऐसे ऊपर आ जाए, ऊपर की तरफ, ये तीनों ऊपर आ जाए, या फिर तीनों नीचे चले जाए, एक ही बात होगी। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि यहां पर मैंने क्लोरीन एटम लिया, तीनों क्लोरीन ऐसे वेज पे चले जाएं, या फिर तीनों क्लोरीन ऐसे डैश पे चले जाएं, तो क्या होगा, ये तीनों क्लोरीन ऐसे ऊपर है, क्लोरीन 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 तीनों ऊपर ऐसे बाहर की तरफ है। वही बात है कि अगर आप उधर से देख रहे हैं तो आपको लगेगा तीनों क्लोरीन अंदर है ना। ये समझिए, ये एक क्लोरीन हुआ इधर, दूसरा क्लोरीन इधर, तीसरा क्लोरीन इधर, और आप उधर से देख रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, तीनों क्लोरीन बाहर की तरफ है। लेकिन मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे क्या लगेगा, तीनों क्लोरीन अंदर की तरफ है, उधर की तरफ है। सिंपल सा ना। तो ये दोनों एक ही बात, तीनों क्लोरीन वेज पे हो या फिर तीनों क्लोरीन डैश पे हो, एक ही बात है। तो यहां पर इसी बात का ध्यान रखते हुए हमको पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करनी है, क्या क्या हो सकता है सोचना है। बहुत ही सिंपल काम है, कोई खतरनाक काम नहीं। ध्यान से देखिएगा, क्या हो सकता है ये सोचेंगे। क्लोरीन ये हमने ले लिया, सोचेंगे कि क्या हो सकता है। एक ये हो सकता है कि तीनों क्लोरीन एटम ऐसे रहे वेज पे या फिर डैश पे, वो एक ही मतलब निकलेगा, तीनों वेज पे हो और तीनों डैश पे हो, एक ही मतलब निकलेगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तीनों वेज पे रख दिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 2 क्लोरीन वेज पे हो, 2 क्लोरीन वेज पे हो और 1 क्लोरीन डैश पे चला जाए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर ऐसा कर लो, सर ऐसा कर लो, तीनों क्लोरीन को डैश पे रख दो, तो ये फर्स्ट के जैसा हो जाएगा। फिर किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर ऐसा कर दो कि 2 को डैश पे रख दो और 1 को वेज पे रख दो, तो ये सेकंड के जैसा हो जाएगा। भाई इसमें देखिए, ये दोनों क्लोरीन जो यहां पर वेज पे बैठे हैं, ये सेम साइड में है और ये Cl उसके अपोजिट है। यहां पर भी हो गया ना, ये दोनों क्लोरीन सेम साइड में और ये एक Cl उसके अपोजिट है। मीनिंग क्या है भाई, तीनों क्लोरीन सेम साइड, यहां 2 क्लोरीन सेम साइड और एक उसके अपोजिट।
यहां क्या हुआ, दोनों क्लोरीन सेम साइड, ये दोनों डैश वाले और ये वेज वाला उसके अपोजिट, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है सेकंड का आइडेंटिकल हो गया। तो यहां पर अब आप सोचिए, खुद से सोचिए, मेरे पास 3 क्लोरीन है, एक हो सकता है कि तीनों आपकी तरफ हो, एक हो सकता है 2 आपकी तरफ हो और एक दूर की तरफ हो। क्लियर हो गया? ऐसा 2 इधर और एक इधर, और एक पॉसिबिलिटी तीनों इधर। क्लियर हुआ? और कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे? यहां पर टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। ये इसका आंसर आ गया। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगले एग्जांपल में आपसे बोल दिया गया अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि साइक्लोब्यूटेन है, इसके 1 2 3 4 पोजीशन पर, मतलब हर एक कार्बन से एक एक क्लोरीन लगा दिया गया, तो आपको इसके पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं। खुद से दिमाग लगा सकते हैं, कोई खतरनाक काम नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटीज सोचेंगे। मेरे पास ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, एक हो सकता है कि चारों क्लोरीन वेज पे रख दिए जाएं, चारों को वेज पे रख दिया, या फिर चारों को डैश पे रख दूं, तो फिर वही बात बनेगी, कुछ नया नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं चारों को डैश पे रख दूंगा तो कुछ नया नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा। चारों को वेज पे रखने का मतलब क्या है, चारों क्लोरीन सेम साइड में, ठीक है, चारों को वेज पे रख दूं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3 को वेज पे रखूं और एक को डैश पे रखूं। तो 3 को वेज पे और एक को डैश पे, ठीक है, तो 3 को वेज पे रख देंगे। ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन, और एक डैश पे आ गया। या इसका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है कि 3 को डैश पे रख दीजिए, एक को वेज पे रख दीजिए। कॉमन सेंस की बात है। आगे की पॉसिबिलिटी सोचते हैं, 2 वेज पे हो और 2 डैश पे हो, तब 2 केसेस बनेंगे। तो 2 वेज पे हो और 2 डैश पे हो तो 2 केसेस बनेंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं, दिख तो जाएगा ही। चलिए देखते हैं ध्यान से। हमारे पास अभी क्या है, 2 वेज पे रखने हैं, तो एक हो सकता है एक वेज यहां और दूसरा वेज यहां, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक वेज यहां और दूसरा वेज यहां, हो सकता है ना। थोड़ा इसको और छोटा करते हैं। ऐसा भाई, दोनों वेज 1 2 पे, और दोनों वेज में से एक 1 पे तो दूसरा 3 पे, 1 3 पे। एक ऐसा हो लगातार हो और ऐसा अपोजिट हो, 2 वेज और बाकी बचे हुए 2 डैश फिर यहां आ जाएंगे, एक डैश यहां, एक डैश यहां, ऐसे यहां एक डैश और यहां एक डैश। क्लियर हुआ बात इतना? तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी,
दो वेज की कंडीशन में एक Cl इधर एक Cl यहाँ, दोनों वेज पे रख दिए और ये डैश पे दो क्लोरीन। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक क्लोरीन यहाँ डैश पे, यहाँ एक वेज पे, यहाँ पे एक क्लोरीन और इधर एक वेज पे एक क्लोरीन। और कोई नई पॉसिबिलिटी। अब सोचेंगे कैसे, सभी तीनों को वेज पे रख दीजिए, सॉरी चारों को वेज पे रख दीजिए। आप सोचेंगे कैसे, फिर आप सोचिए कि 3 को वेज पे रखूं और 1 को डैश पे रखूं, फिर 2 को वेज पे रखूं तो 2 डैश पे जाएंगे। अब फिर सोचूं कि क्या हो सकता है। फिर अगर मान लो मैं बोलूं कि 1 वेज पे रखूं और 3 डैश पे आ जाए, तो 3 डैश 3 वेज 1 वेज 1 डैश, ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम हो जाएगी। मतलब 3 वेज 1 डैश और 3 डैश 1 वेज, ये दोनों सेम कंडीशन हो जाएगी। ठीक है ना। अब मैं सोचूंगा कि यार मेरे पास अगर चारों वेज हो तो काम खत्म, या चारों डैश हो, एक ही कंडीशन है, काम खत्म। 3 वेज, नया कुछ और नहीं हो सकता। 2 वेज 2 डैश हो सकता है ना, 1 2 पे वेज हो और 1 3 पे वेज हो। फिर आगे चलेंगे, मैं सीक्वेंस क्या बोल रहा हूं, चारों वेज है, 4 वेज 3 वेज 2 वेज। फिर आप बोलेंगे 1 वेज और 3 डैश, 1 वेज 3 डैश, वापस इस पे आ जाएंगे। इसी का अपोजिट केस है, रहेगा तो यही ना। क्लियर हुआ। अब फिर उसके बाद आ जाएगा चारों डैश, तो इसका केस आ जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर क्या समझ में आया, कितने यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल पाए हमको, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल गए इस केस में। अगला केस, आपको एग्जामिनर ने साइक्लोपेंटेन दे दिया और इसके हर एक कार्बन से एक एक क्लोरीन लगा दिया और पूछा कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। आंसर मैं बता देता हूं, ड्रॉ ऑफ कर लीजिएगा। 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे आप खुद से ड्रॉ करिएगा और आंसर सोचिएगा। क्वेश्चन लिख दे, दिखा देता हूं एक बार फिर से। साइक्लोपेंटेन है, उसके हर एक कार्बन से एक एक क्लोरीन अटैच है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे पूछा गया, आंसर आएगा 4। कैसे बनेगा खुद से ड्रॉ करके सोचिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अब आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना दूंगा बाद में मैं। साइक्लोहेक्सेन ले लिया, इसके हर एक कार्बन से एक एक क्लोरीन लगा दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C6H6Cl6। इसका नाम होता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हालांकि ये नाम का एक नाम मिसनॉर्मस है, एक्चुअल में ये नाम होना नहीं चाहिए था इसका। क्यों, यहां कहीं आपको बेंजीन थोड़ी दिख रहा है, ये तो साइक्लोहेक्सेन था जिसके हाइड्रोजन को हटाया गया, एक एक हाइड्रोजन को हटाया गया हर एक कार्बन से और वहां पर क्लोरीन लगाया गया, फिर भी नाम बेंजीन दिया गया है। तो ये नाम करेक्ट नहीं है, मतलब नाम तो करेक्ट है बट ये नाम मिसनॉर्मस है, मतलब कि इनकरेक्ट नेम है इसका। नेम करेक्ट है बट जो नेम दिया गया वो सही नहीं है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई लड़का है, ठीक है ना, अब उस लड़के का नाम किसी ने रख दिया प्रिया, और पूरी दुनिया उसको प्रिया बोल रही है। अरे यार प्रिया जा रहा है, देखो वो देखो प्रिया जा रहा है। तो प्रिया एक्चुअल में नाम जनरली किसके लिए यूज होता है, लड़कियों के लिए यूज होता है, लेकिन अब उसके लिए प्रिया नाम बोलने लगे तो फिर वही उसका नाम हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, उसका नाम तो प्रिया है बट वो नाम मिसनॉर्मस, होना नहीं चाहिए था, ठीक नहीं हुआ उसके साथ, गलत हुआ, ऐसा ही इसके साथ समझ लो कि इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है बट ये नाम होना नहीं चाहिए था। कुल मिला के बात ये है।
इसमें क्वेश्चन पूछा गया कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो इसका आंसर है 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अब आपको 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अगर आपके पास समय है और आप थोड़ा सा एफर्ट करना चाहते हैं तो जरूर ड्रॉ करने का प्रयास करिएगा। होता है कि इसमें टोटल 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। इनमें से जो गामा फॉर्म होता है इसका, वो मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है और सबसे ज्यादा मिलता भी है, और उसको हम यूज करते हैं एज एन इंसेक्टिसाइड। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है वो सुनिएगा। जैसे मैं इसमें बता देता हूं, 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसा होगा थोड़ा जगह बनानी पड़ती है। देखिए यहां पर 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका ऐसा होगा जिसमें चार क्लोरीन एटम ऐसे और ये 2 क्लोरीन एटम ऐसे। क्लियरली दिख रहा होगा, ये चारों, ये 1 2 3 4, ये अगर वेज पे है तो फिर ये दोनों क्लोरीन डैश पे है, ठीक है। ये जो फॉर्म होता है इसका नाम होता है गामा BSC, और ये एक ये जो है इसका नाम होता है गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। जनरली क्या होता है, इंसेक्टिसाइड का क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो लोग BSC आंसर कर देते हैं, बट एग्जामिनर ने मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ BHC इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन दे दिया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो क्या टिक करेंगे, गामा। क्वेश्चन पूछ रहे इनमें से कौन सा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो सब है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, नाम नहीं पढ़ने आपको, 8 नेम्स होते हैं टोटल। काम की बात यह है कि BHC के टोटल 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है गामा आइसोमर, जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है। क्लियर हो गया। ये यहाँ से बच्चों अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कहानी खत्म होती है। यहाँ पे एक लास्ट में एक पॉइंट एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एग्जामिनर ने यहाँ पर CH3 लगा दिया, Cl लगा दिया, चलो ठीक है, यहाँ Cl लगा लिया, और फिर पूछ लिया ये E है या Z है, तो कुछ रटने वाली बात नहीं है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, Gi पॉसिबल है, रिंग के कारण रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, Gi पॉसिबल है। यहाँ देखो ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा भाई, यहाँ पे कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन है, यहाँ 3 ग्रुप है। तो इसमें से हाई प्रायोरिटी पे कौन है भाई, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। क्लोरीन हाई प्रायोरिटी का है, इधर कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। क्लोरीन हाई प्रायोरिटी का, ज्यादा एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर क्या ये वेज पे है, डैश पे है, मतलब हाई प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड में, भाई ये वेज पे और ये डैश पे। हाई प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में तो क्या नाम यूज कर लोगे इसका, ई। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो कुछ खतरनाक बात नहीं है, आप कंसेप्ट जानते हैं, आप आंसर बता देंगे। क्लियर हुआ। यहाँ पर ये डैश पे था, ये वेज पे था, ये हाई प्रायोरिटी है क्लोरीन और ये हाई प्रायोरिटी है क्लोरीन।
हाई प्रायोरिटी वाले दोनों हैं क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पर, और ये एक वेज पे एक डैश पे अपोजिट साइड में है, तो क्या हो जाएगा ई, क्या हो जाएगा ई। ये हम नेमिंग सिस्टम पहले से जानते हैं। जब आज के लेक्चर में हमने जो सीखा अब उसको नोट कर लेंगे, अब जल्दी जल्दी इसको नोट करेंगे। हाँ, तो हमारी शुरुआत हुई थी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से। सबसे पहले इसे नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करें। अब इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। अब वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को नोट करिए। इसके बाद इस एग्जाम्पल को नोट करिए। अब ये एग्जाम्पल नोट करिए। अब ये एग्जाम्पल नोट करिए। यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखा गया है 4GI। आप खुद से ट्राई करिएगा कि कैसे आएंगे 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे मैं स्टार बना देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। और लास्ट में चाहें तो इसको नोट करने के बाद अगर जरूरत लगे तो आप इस एग्जाम्पल को भी नोट कर सकते हैं। तो यहां से बच्चों हमारा GI का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।